नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर खेल सिद्धांत या फिर इसको मैक्सी मिनी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चैनल पर पहली बार है तो राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर खेल सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत का दूसरा नाम है मैक्सी मिनिमम सिद्धांत, यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम। अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत भी कह सकते हैं, जिसको अपन मैक्सी मिनी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि दो देशों के बीच के अंदर या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, देशों के बीच में क्या होता है, हानि और लाभ होता है। यानी कि जो विदेश नीति बनती है ना, वो विदेश नीति एक राष्ट्रीय हित के लिए बनती है। तो एक राष्ट्रीय हित, एक का तो राष्ट्रीय हित होगा और दूसरा का क्या होगा, अहित होगा। तो कितना उसका लाभ हो रहा है और दूसरे को कितना हानि हो रही है, तो हानि वाला भी ये चाहेगा कि मैं जीत नहीं सकूं तो कम से कम मेरा ज्यादा लॉस तो न हो। इसलिए यह है अधिकतम और न्यूनतम सिद्धांत, यानी मैक्सिमम मिनिमम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं इस क्या है क्या नहीं है। ये खेल सिद्धांत का महत्व समझने वाले विद्वान, यानी कि इसकी प्रासंगिकता और इसकी उपयोगिता को समझने वाले जो विद्वान थे वो थे मार्टिन सुबिक, कॉरल डॉयच, ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न के नाम सामने आते हैं। इसकी उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता को समझने वाले। ठीक है, अब सर्वप्रथम अर्थशास्त्रियों व गणितज्ञों के द्वारा इस खेल सिद्धांत को प्रयोग में लाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था? अर्थशास्त्रियों के द्वारा व गणितज्ञों के द्वारा खेल सिद्धांत में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, और अब गणित में इसका प्रयोग सबसे पहले किया था लिबनिट्ज ने 1770 ईस्वी के अंदर खेल की उपयोगिता को समझा था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले लिबनिट्ज ने गणित के अंदर इस खेल सिद्धांत का उपयोग किया था। अर्थशास्त्र में सन 1944 के अंदर जॉन न्यूमैन ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स के अंदर जॉन न्यूमैन ने इसका प्रयोग किया था और यहीं से फिर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे आता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का प्रयोग करने वाला मुख्य रूप से कौन था? मॉर्टन केपलोन था। मुख्य रूप से मॉर्टन केपलोन था और इसके साथ जो और आते हैं वो है आर्थर ली बर्स, रिचर्ड कवांट, टॉमस सेलिंग व विलियम राइकर का नाम उल्लेख है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये कैसे आया, तो पता लगा कि सबसे पहले ये गणित के सिद्धांतों में प्रयोग हुआ। उसके बाद में ये देखो 1770 में गणित में आया था और अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह पहले 1944 के अंदर अर्थशास्त्र में आया था जॉन न्यूमैन के द्वारा। उसके बाद में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर मॉर्टन केपलोन लेके आया और उसके बाद में इसके साथ जो जुड़ने वाले व्यक्ति थे आर्थर ली बर्स है, रिचर्ड कवांट है, टॉम सेलिंग है, विलियम राइकर है, ये है। अब इस सिद्धांत का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, अब राजनीति के अंदर खेल क्या चीज है, यानी कि यहाँ पर मॉर्टन केपलोन समझाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय विदेश जो नीति होती है उसको हम एक खेल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से। जैसे कि खेल खेला जाता है तो खेल में एक टीम जरूर हारती है, एक टीम क्या होती है, जीतती है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास खेल सिद्धांत के अंदर इन विद्वानों के द्वारा किया गया था। इनका कहना था कि संघर्ष, नियम, सूचना तथा राजनीति के आधार पर विश्व व्यवस्था को समझा जाएगा। कि एक देश की कोई राजनीति है तो उसके अंदर विदेश नीति बनने से पहले हमें विदेश नीति को सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी चाहिए ताकि हमारे देश का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय हित कैसे हो सके। ठीक है, इसके लिए इन लोगों ने सिद्धांत भी बनाई है, खेल के सिद्धांत, 3 सिद्धांत बनाए हैं अलग अलग तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे। खेल सिद्धांत जिसे हम मैक्सी मिनी सिद्धांत कहते हैं, इसमें कितने गेम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इसमें कितने गेम होते हैं,
इन गेमों के आधार पर एक राज्य यानी कि एक देश किस प्रकार से अपनी विदेश नीति को बनाए ताकि उस देश का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके। ठीक है, यानी कि एक देश के सामने कई बातें हैं, कई ऑप्शन हैं, उन सभी ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन चुने ताकि उस देश की विदेश नीति मजबूत बन सके, बढ़िया हो सके और उसका राष्ट्रीय हित अच्छा हो सके। यही इसका निचोड़ है। जीरो सम गेम, शून्य योग खेल, पहला पढ़ेंगे हम। कांस्टेंट सम गेम्स, स्तर योग खेल। तीसरा नन जीरो सम गेम, गैर शून्य योग खेल। इसके अंदर हम दो सिद्धांत भी पढ़ेंगे। पहला है इसके अंदर चिकन गेम प्रतिमान, यानी कि नन जीरो सम गेम के अंदर ही हम एक प्रतिमान पढ़ेंगे, एक मॉडल पढ़ेंगे, एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको कहेंगे चिकन गेम प्रतिमान। और इसके अंदर दूसरा पढ़ेंगे अपन कैदी की दुविधा का प्रतिमान। देखते हैं ये क्या है। पहला देखते हैं जीरो सम गेम, शून्य योग खेल। इसमें क्या होता है, इसमें एक खिलाड़ी का लाभ तथा दूसरे की हानि होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो शून्य खेल, जो गेम थ्योरी है, गेम सिद्धांत है, वो कैसे काम करता है। यहाँ खिलाड़ी का मतलब होता है राज्य। क्या होता है, राज्य कहो चाहे देश कहो, एक ही बात ही है, एक ही बात है। तो इसमें एक खिलाड़ी का लाभ तथा दूसरे की हानि हो जाती है। इसमें एक खिलाड़ी अनिवार्य रूप से विजेता तथा दूसरा पराजय होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर दो राज्य हैं, ए और बी। ठीक है, इनके बीच में द्वंद्व चल रहा है और इसमें ये अपने राष्ट्रीय हित के लिए क्या बनाएंगे, विदेश नीति बनाएंगे। और उस विदेश नीति के तहत मान लो युद्ध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो युद्ध जैसे हालात होते हैं तो बी वाले को ये क्या करते हैं, हरा देते हैं और ए वाला क्या हो जाता है, विजय प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की राजनीति को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जीरो सम गेम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से एक पक्ष हारता है, दूसरा पक्ष विजय होता है। खेल के इस मॉडल में इस सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध की स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होता है तो क्या उसका नुकसान होते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं। ठीक है, क्योंकि युद्ध में एक की विजय होती है और दूसरे की क्या होती है, हार होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जीरो सम गेम का मतलब ये है कि अनिवार्य रूप से एक विजय होता है और अनिवार्य रूप से एक क्या होता है, हारता है। तो ये हार और जीत चलती रहती है दो देशों के बीच में उनके संबंध के आधार पर उनकी। दूसरा देखते हैं कांस्टेंट सम गेम। कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्थिर हो जाना, ठीक है ना, स्थिर हो जाना। तो सम गेम, कांस्टेंट सम गेम यानी स्थिर शून्य गेम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये गेम क्या चीज होती है, इसमें किसी पक्ष का लाभ किसी दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता है। यानी कि हम दूसरे को हराना चाहे, ठीक है, तो हमारा लाभ नहीं हो सकता है। मतलब अपना लाभ कब है, जब दूसरे का लाभ होगा तब अपना लाभ होगा, ये बात है। तो ऐसा नहीं कि अपने को लाभ हो गया तो दूसरे को लाभ होगा ही नहीं, दूसरे को भी लाभ होगा। ठीक है, इसमें किसी पक्ष का लाभ किसी दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता है, जैसे कि बाजार व्यवस्था। अब बाजार व्यवस्था के अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत सारा होगा और मार्केट में जितनी भी दुकानें खुल जाएगी तो सभी को प्रॉफिट होता है, कुछ ना कुछ होता है। बड़ी जो दुकानें पहले से जो जम रही है उनको ज़्यादा लाभ होगा आर्थिक रूप से, और जो बाद में जमी है, जो बाद में बनाई है, उनको कम लाभ होगा, लेकिन होगा। लेकिन क्या एक का लाभ दूसरे की कीमत पर निर्भर है क्या? नहीं। यही बात है कि बाजार जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट सम गेम के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, उसी प्रकार से खिलाड़ियों के मध्य सहयोग समान लाभ का प्रयास रहता है। यानी कि यहां खिलाड़ियों का मतलब यह है कि जब दो देश या जो दो राज्य, ठीक है ना, लड़ाई न करके, क्या न करके, लड़ाई या संघर्ष न करके या युद्ध न करके क्या करे,
बाजार व्यवस्था के अंदर वो उतरते हैं और बाजार व्यवस्था में वो दिखाते हैं कि मैं आपसे ज्यादा हूं, मैं आपसे ज्यादा हूं। एक को ज्यादा लाभ हो गया तो क्या दूसरे को लाभ नहीं होगा? दूसरे को लाभ होगा। बाजार व्यवस्था में यही है। ठीक है, तो ये बात है। सॉरी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस व अमेरिका ने देखा कि युद्ध के अंदर कुछ लेना देना नहीं है, युद्ध तो क्या है, बर्बादी का काम होता है। तो उन्होंने क्या है कि इस वैश्वीकरण को अपना लिया था, वैश्वीकरण, उदारीकरण को, कि हमें आगे बढ़ना है तो युद्ध जैसे हालात पैदा करके नहीं बढ़ सकते, हम तो बाजार अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो इन लोगों ने सोचा, इन देशों ने सोचा, जो सोवियत संघ, रूस के साथ थे, उन देशों ने सोचा कि क्यों न हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाजार व्यवस्था की तरह अपन काम करेंगे, हमारी विदेश नीति बननी चाहिए, तो हमारे को लाभ होगा तो दूसरे देशों को भी क्या होगा, लाभ होगा। तो इसीलिए यह इसमें कहा गया है कि इसमें किसी पक्ष का लाभ किसी दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता है, जैसे बाजार व्यवस्था।